भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं इंदुज़ मैन जर्मनी से आपकी सेवा में। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो मैं 2 दिन पहले 15 अगस्त को द व्यू मीडिया चैनल पर मनीष भाई से मेरी एक लाइव बातचीत के संदर्भ में पोस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि लाइव प्रसारण के अचानक फैसले और कुछ टेक्निकल समस्या के चलते और फिर समय के अभाव के कारण कुछ बातें अधूरी रह गईं। हमारे समय अंतर के कारण मैंने उस समय तक न कोई न्यूज़ देखी थी, न ही मोदी जी का भाषण सुना था। मुझे पता भी नहीं था कि मैं ही अकेला गेस्ट हूँ। जब मैंने ये वीडियो खुद देखा तो मुझे लगा कि जिस तरह मुझे अपनी बात रखनी थी वैसे रख नहीं पाया। कारण चाहे कोई भी हो, इसलिए मनीष जी का ये कहना शायद ठीक है कि कई बार इंसान कुछ नहीं कह पाता या अपने भाव को जो अंदर होता है उसको रख नहीं पाता। जी हाँ, इंसान की ज़िंदगी में ऐसे पल अक्सर आते हैं जब बाहर की परिस्थितियाँ और हमारे इमोशन हमारी क्षमता पर अपना असर डालते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि कल के अधूरे सवालों पर बात करूं, क्योंकि एक नामालूम और सीमित समय में हम अपनी पूरी बात उस ढंग से नहीं रख पाते जैसा हम चाहते हैं। मैं अपने जैसी एक आम इंसान की बात कर रहा हूँ। ज़ाहिर है मनीष जी जैसे तजुर्बेकार पत्रकारों के लिए ये सब आसान है। और आपको बताता चलूँ कि ये मेरा ऑनलाइन पहला लाइव प्रसारण था, और वो भी यूँ अचानक। मेरे खुलकर बात न करने का एक कारण ये भी था कि कल एक ख़ास दिन था। सिर्फ 15 अगस्त स्वतंत्र दिवस की ही वजह से नहीं, बल्कि 13 से 18 अगस्त दुनिया के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। इन दिनों जो विश्व का हाई क्लास राजनीतिक ड्रामा चल रहा है, उसमें हम सबका शामिल होना लाजमी है, हम चाहें या ना चाहें। जिस विभाजन के समय की परिस्थितियों पर कल हम चर्चा कर रहे थे, उसका विस्तार है आज की ये परिस्थितियाँ, ये हालात। हम लोग पुराने ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर दुनिया को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हकीकत क्या है। ये एक अच्छी बात है। आज मुझे खुशी है कि भारत के सोशल मीडिया पर प्रतिष्ठित राष्ट्रवादी व्यक्तित्व, चिंतक, इतिहासकार और बुद्धिमान लोग सक्रिय हैं, जैसे पुष्पेंद्र कुलक्षेत्र जी, जनरल जी.डी. बख्शी जी, R.N. सिंह, सुशील पंडित, गौरव आर्या, वैभव सिंह, संजय दीक्षित जी, बाहू जी, ओमकार जी, चतुर्वेदी जी, अजीत भारती, लिस्ट बहुत लंबी है। इस सक्रियता से पिछले कुछ सालों से जो प्रगति, जितनी जागरूकता फैलाई गई है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस जागरूकता से और भी सकारात्मक आशाएं जगी हैं, ये ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ वैश्विक राजनीति के चलते ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण मेरे ख्याल में कहते हैं, ध्रुवीकरण या पोलराइजेशन की गति तीव्र से तीव्र होती जा रही है। आसुरी और नास्तिक शक्तियां हर दिन और खुले तौर पे और खुलकर और मुखर होकर अपनी उपस्थिति का आभास दिला रहे हैं, और वो भी उस रफ्तार से कि अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके देखने तक हालात ऐसे रहते हैं या नहीं, कोई नहीं बता सकता। अगर थोड़ा और विस्तृत रूप से देखें, जो हमें देखना भी चाहिए, तो क्या हो रहा है भारत के चारों ओर? कौन है ये तालिबान? एक
सियासी कहावत है जो अंग्रेज़ों के लिए कही जाती है कि फूट डालो और राज करो। वैसी ही कहावत फ़ारसी में है जिसका मतलब है पानी को मैला करके मछली पकड़ना। यही होता आया है। जहाँ कोई घटना घटनी होती है वहाँ इतनी अफ़वाह फैलाई जाती है कि आम जनता चकरा जाती है। हम अपने कमरों में बैठ वीडियो देख सुन रहे हैं, दंगे फसादों लूट मार के दृश्यों को देखना एक बात है और उसमें होना कुछ और। मनीष जी, आपने कहा कि आप भाग्यशाली थे जो विभाजन के समय सीमा के इस पार और हम दुर्भाग्यवश उस पार हो गए। आपकी बात ठीक है, लेकिन आइए हम इसको व्यक्तिगत रूप से देखें। आपका अपने देश में रहना सौभाग्य तो है, लेकिन जिन दुखों का आप जिक्र कर रहे थे वो हमने उतने नहीं देखे। आप लोगों ने अभी तक रियलाइज़ नहीं किया कि आज़ादी के बाद आप लोगों ने अधिक दुख उठाए हैं। आप लोग बहुत चीज़ों से वंचित रहे हैं। हमारे दादा दादी ने बहुत दुख देखे। अब आते हैं इसको एक अलग दृष्टिकोण से देखने की ओर। हमारे जैसे परिवारों के लिए दुर्भाग्य तो था सब कुछ खोने का। इसके बावजूद हम भाग्यशाली निकले जो सीमा के उस पार गए। वहाँ के लोगों ने हमें पनाह दी। उस समय जब हमें अपने देश में अपने ही गली मोहल्ले और पड़ोसी मुसलमानों के आतंक से वहाँ से भागने पर मजबूर हुए थे। अफ़गानिस्तान ने हमें पनाह दी। क्यों न हम उनका आभार माने। कम से कम हमारी इज़्ज़त आबरू तो बची रही। हमारा बेस बन गया वहाँ। मेरा जन्म अफ़गानिस्तान में हुआ, वहाँ शांति से रहे। अफ़गानिस्तान एक आज़ाद देश था। दूसरी तरफ स्वतंत्र भारत में रहने वाले अधिकतर लोगों को 2014 के बाद पता चलना शुरू हुआ कि हम तो आज़ाद थे ही नहीं। कांग्रेसी नाम ही अंग्रेजी है। उन्होंने ही ये पार्टी बनाई। बाकी डिटेल्स में मैं नहीं जाता। आपको मालूम है, गांधी, नेहरू, इंदिरा, राहुल, सोनिया, आज तक उनका सिक्का चल रहा है। सारी दुनिया विकास और नए नए आविष्कारों के दौर से गुजर रही थी, लेकिन भारतीयों को छोटी छोटी चीज़ों से दूर रखा गया। तब तक जब तक कंप्यूटर पीसी के रूप में लोगों के घरों में घुसने के लिए तैयार नहीं हुआ था। मुझे खुद याद है, भारत में इम्पोर्टेड नाम से जुड़ी वस्तुओं की बड़ी वैल्यू होती थी जो हर कोई नहीं खरीद सकता था। एक तरफ तो ये हालत है, अब दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान में हमें सब कुछ उपलब्ध था। दुनिया की हर चीज़ इंपोर्ट होती थी। फॉरेन करेंसी की ओपन मार्केट थी जो ऑलमोस्ट हिंदू ही चलाते थे। अफ़गान लोग आज भी ये मानते हैं कि हिसाब करना हमें हिंदुओं ने सिखाया है। अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी हमारी कम्युनिटी में वहाँ कोई हिंदू या सिख सड़क पर भीख मांगता नहीं दिखाया गया। जब हालात ख़राब हुए तब हम निकले, लेकिन भारत में हम जब आते हैं तो हमें बहुत अच्छी तरह महसूस होता है कि कितने भारतीय आज भी विदेश जाने के लिए तरसते हैं। अपनी पूरी ज़िंदगी खपा देते हैं अपने इकलौते बेटे को विदेश भेजने के लिए, और नतीजा क्या होता है किसी से छुपा नहीं। हालांकि ये देश खुद वैसा या शायद उससे भी अच्छा बन सकता था जहां हम जाना चाहते हैं। अब आप ही बताइए, इस मामले में कौन भाग्यशाली है? जर्मनी तक पहुंचने के लिए रवाना भी हुए तो दिल्ली एयरपोर्ट से।
अब आप सोचिए, हम अपने ही असली देश से एक विदेशी और बेगाने की तरह किसी दूसरी बेगानी और अजनबी सभ्यता के देश में शरण ढूंढने निकल गए, जहां हमें फिर नए नए समझौते करने पड़े। अल्पसंख्यक होना, खाना बदोश होना तो ख़ानदानी ट्रेडिशन सा हो गया। हम लोग यहाँ भी खुश हैं। आज हमारी दूसरी और तीसरी पीढ़ी यहीं की ही हो गई। अब आप इस अल्पसंख्यक कम्युनिटी की मिसाल लें। ये सारी उपलब्धियां और सुविधाएं एक अल्पसंख्यक कम्युनिटी के लिए इस्लामी देश में इसको कहते हैं सामूहिक कर्म, कलेक्टिव कर्मा। और ये एक कम्युनिटी का सामूहिक कर्म फल है जिसमें व्यक्तिगत कर्म भी साथ साथ एडजस्ट होते रहते हैं। ये कम्युनिटी जॉइंट थी, आपस में अलग अलग भाषाओं और बोलियों के बावजूद एकता थी, लेन देन था। ये सब कहाँ चुकाते। आपको एक बात बताता चलूं कि सौभाग्य से हमारा सौभाग्य ये रहा कि अफ़गानिस्तान के पूरे युद्ध में देखा जाए तो हम अफ़गानिस्तान के हिंदुओं की इतनी कुर्बानी नहीं हुई जितनी खुद मुसलमानों की। अफ़गानिस्तान में ऐसा कोई परिवार नहीं मिलेगा जिसके घर से कोई जान से न गया हो, घायल ना हुआ हो या लापता ना हुआ हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे व्यक्तिगत कर्म और सामूहिक कर्म या चेतना से हमारी वर्तमान की परिस्थितियां बनी हैं, बनती रही हैं। यही नियम किसी भी गली के, मोहल्ले के, गांव के, शहर के, राज्य या देश के भविष्य या भाग पर लागू होता है। वर्तमान परिस्थितियां हमारे पिछले कर्मों के रिजल्ट हैं। अब सौभाग्य और दुर्भाग्य क्या है, इसके मायने और महत्व बदलते ही रहते हैं। जिस चीज़ पर फोकस होना चाहिए उसे चूक जाते हैं। 90s के दशक तक इंडिया के लिए सारे दरवाजे बंद थे। उसके बाद तो दरवाजे मजबूर होकर खोलने ही थे। ये वैश्विक शक्तियों, या ठीक ठीक से कहूँ तो वैश्विक शक्तिशालियों की गुप्त योजनाओं, परियोजनाओं और उसकी टाइमिंग की बात थी। और ये काम भी 90s के दशक में कांग्रेस काल में ही हुआ, जिसकी भूमिका 1987 में शुरू हुई होगी, जिस पर मैं आगे बात करूंगा। आइए पहले देखते हैं कि माया कैलेंडर अमेरिका के आदिवासी रेड इंडियंस की इंडियो सभ्यता की जो काल गणना है, कैसे हमारे वैदिक शास्त्रों की गणना से सटीक मिलती है। मैंने अपने पिछले वीडियो में उस पर कुछ बात की है। अब अगर एक स्तर और ऊपर जाकर थिंक बिग लेवल पर देखें तो ये धरती अपने आप में एक कुरुक्षेत्र ही है, जहाँ हर समय देवासुर संग्राम अंदर और बाहर अलग अलग रूपों में चल रहा है। वर्तुलाकार समय की कोई सीमा नहीं। हम इसको एक हाई लेवल स्पिरिचुअल ड्रामा की तरह देख सकते हैं, जिसमें कर्मबद्ध जीव अपने भूमिका खुद अपनी मर्जी से तय करके अपना रोल निभाते हैं। अब जब कर्म की बात आती है तो धर्म आएगा ही। अब पिछले 5000 सालों से सब कुछ कली महाराज के
संरक्षण में होता है, लेकिन हमारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ईश्वर कभी भंग नहीं करता। हाँ, कली के समय अलग अलग रिलीजन, दीन, मजहब, पंथ, फिरके, सेक्ट वगैरह बनते ही कली की सेना उसमें घुस जाती है और अपने विभाजन का कार्य आरंभ कर देती है। कुछ लोग ही तत्व को पकड़ लेते हैं। ऐसा समझ लें कि धर्म के नाम पर आज लोगों के हाथ में चूसी हुई लॉलीपॉप की खाली डंडी के सिवा कुछ नहीं। मैं एक अफगान जर्मन हिंदू परिचय को साइड रखकर केवल एक भारतीय के नाते अपने हिंदुस्तानी भाई बहनों से कुछ कहना चाहता था। यही कहकर मैंने ये चैनल शुरू किया था। कुछ कहना चाहता था, कुछ पूछना चाहता था, शायद कुछ याद दिलाना चाहता था। आप में से एक बहुत बड़ी संख्या खुद को भूल चुकी है। सॉरी, मेरी बातें आपको थोड़ी लग सकती हैं, लेकिन मुझे कहना पड़ता है। तो सनातन धर्म, वैदिक ज्ञान क्या है? बस कुछ शास्त्रों के नाम जो सिर्फ खोखले गर्व करने के ही लिए बचे हैं। ये बड़े दुख की बात है। आप भारत जैसे दिव्य भूमि जहाँ राम, कृष्ण, बौद्ध, महावीर, नानक हुए और यहीं से ही रिकॉर्ड मीट एक्सपोर्ट होती है, और वो भी गाय की। हमारी सभ्यता में मांस, मछली, अंडा, चाय, कॉफ़ी, सिगरेट, शराब, क्रिकेट और वो सारी खुराफात जो पिछले 40 सालों से बॉलीवुड में दिखाई गई, ये सब तो नहीं थी हमारी सभ्यता। ये हमारा कल्चर नहीं है। अब जब सारी दुनिया में लोग जाग रहे हैं, ये सब छोड़ रहे हैं, आप शुरू कर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ ये एक जटिल विषय है, लेकिन जो सत्य है उसे तो कहना ही पड़ेगा। जब हमारे शास्त्रों में ये तक लिखा है कि ईश्वर का नाम लिए बिना कुछ भी खाना पाप है, तो कम से कम ये सवाल तो मत करो कि कहाँ लिखा है कि मीट मत खाओ। ऐसा भी नहीं कि मैंने नॉन वेज नहीं खाया, लेकिन जिस दिन बात भेजे में घुसी उसी समय फिर आज तक नहीं खाया, और उसी समय से मेरे लिए एक नया जीवन शुरू हो गया। क्योंकि ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अक्सर लोग ये तर्क देते हैं कि ये हर किसी का व्यक्तिगत मामला है, हालांकि ये बात गलत है। वेज नॉन वेज होना एक व्यक्तिगत बात नहीं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है। अगर कोई मेरे साथ डिबेट करना चाहे तो मैं हाजिर हूँ। अब आते हैं एक और विषय पर, और वो है आप लोगों की बेहिसी, आप लोगों की खुद गर्जी, आप लोगों का सच बोलने से डरना, जुल्म होते फटी फटी आंखों से देखना। आपके राष्ट्रवादी नेता जैसे पुष्पेंद्र कुरुक्षेत्र जी अपने हर भाषण में आपको कह रहे हैं कि आपको बाहर निकलना होगा, आपको प्रोटेस्ट करना होगा। मुझे उसकी बात समझ में आती है। आपका प्रधानमंत्री भी कुछ नहीं कर सकेगा जब तक आप उसका साथ नहीं देंगे। अगर आप बाहर नहीं निकलेंगे तो जल्द ही कोई और बाहर निकल आएगा। क्या आप लोगों ने इतिहास से न सीखने की कसम खा रखी है? अगर आप शांतिपूर्वक एक जन समूह का प्रदर्शन करें तो ताकि पूरी दुनिया देखे और समझे कि आप क्या चाहते हैं। जब टकैत और केजरीवाल टाइप लोग महीनों तक रोड जाम कर
इतना नुकसान कराते हैं, तो वो तो सरकार विरोधी भी हैं। तो फिर आपको किसने रोका है? आप तो एक दिन के लिए एक शांति प्रदर्शन कर रहे हो, अपनी बात बता रहे हो, क्यों नहीं कर सकते? अब ये मत कहिएगा कि इसको ऑर्गेनाइज करना मुश्किल है। सिर्फ घर में बैठकर एक न्यूज़ चैनल से दूसरे पर जाकर विश्लेषण, दंगल, हल्ला बोल, पता नहीं क्या क्या अराजक नामों से सनसनी, प्रोपागंड और झूठ फैलाते हैं और आप खा जाते हैं, क्योंकि आपको इसकी लत लग गई है। एक भीड़ की झुंड आप देखते हैं कि सब कहाँ किस तरफ जा रहे हैं। बड़े बड़े टीवी चैनल्स करोड़ों की सब्सक्राइबर संख्या दिखाते हैं। आप देखते हैं और यकीन करते हैं, जो यकीनन फेक भी है, मुझे यकीन है। बस उसी की सुनेंगे, क्योंकि सब देखते हैं, उसी के पीछे जाएंगे। और कितनी हालत ख़राब होने का इंतज़ार कर रहे हैं आप? क्या आपको पता नहीं कि आप चारों तरफ से घिरे जा रहे हो? आपके राष्ट्रवादी लोग जैसे जनरल जी डी बख्शी, RN सिंह, आपको सिर्फ सुनने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कुछ करने के लिए भी बोल रहे हैं, जिसके करने से आपके प्रधानमंत्री को ऊर्जा मिलेगी, लीगल रास्ते मिलेंगे, राष्ट्र के हित में दुनिया से आंख में आंख मिलाकर बात करने का एक मौका मिलेगा, शक्ति मिलेगी, दुनिया देखेगी। मुझे पता नहीं आप कब जागेंगे। क्रिकेट कोई आध्यात्मिक या पूजनीय खेल नहीं, जिसको आपने इतना मान सम्मान और राष्ट्र गौरव का सवाल बना दिया है। खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा देना कुछ ज़्यादा नहीं। सचिन तेंदुलकर जी एक अच्छे इंसान हैं, बहुत उनकी तारीफ सुनी है, प्रशंसा, पुरस्कार, आदर तक तो समझ में आता है, लेकिन सभा की कुर्सी को ज़बरदस्ती पुरस्कार के रूप में भेंट करना, और इसका फ़ायदा क्या होता है? इस तरह एक अच्छी अभिनेत्री रेखा जी को भी देखें तो ठीक है, लेकिन उन्होंने किया क्या? देश का कुछ भला हुआ? मुझे इस बारे में ज़्यादा नहीं मालूम। अगर आप में से कोई मुझे बता दे कि इसके पीछे का कोई राज है क्या? बॉलीवुड और टीवी विज्ञापन का असर ये है कि हर घर में बच्चे एक्टर, सिंगर, डांसर या क्रिकेटर बनना चाहते हैं। किसी न किसी तरह पर्दे पर दिखना और पैसा कमाना ही लक्ष्य है। मैं मानता हूँ कि ये सिर्फ हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं, ऑल ओवर है। जिन्होंने ये प्लान किया है, बहुत अद्भुत प्लान किया है। प्यारे दोस्तों, आशा है कि आप नाराज़ नहीं होंगे। जो कह रहा हूँ अपना समझकर और भलाई के लिए कह रहा हूँ। क्या पता कभी कोई तीर निशाने पे लग जाए, किसी के भेजे में कुछ क्लिक कर जाए। मुझे नाराज़गी भी मंजूर है, अगर किसी का भला होता है तो। आपका सहयोग और सवाल मुझे आपके लिए और अच्छे वीडियो बनाने को उत्साहित करेंगे। दोस्तों, मुझे लगता है कि मैं माया कैलेंडर और वैदिक गणित के विषय में यहाँ कवर नहीं कर पाऊँगा। इसके लिए अलग वीडियो बनाने का प्रयास करता हूँ। तो अब के लिए इतना ही। नमस्कार।